Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली कई क्लासेस से हम मौर्योत्तर काल देख रहे हैं। मौर्योत्तर काल में होने वाली घटनाएं हमने बहुत विस्तार से देखी हैं। हमने राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक मार्ग, विदेशी व्यापार, मानसूनी मार्ग, हमने ऐसी तमाम चीजें देख चुके हैं। अब हम आज जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज पढ़ेंगे। कौन से पीरियड में? 200 बीसी से 300 एडी के काल में हमको ये देखना है। वैसे तो अगर आप पिछली जितनी भी क्लासेस हमने करी है मौर्योत्तर काल की, अगर आप उन सारी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की क्लासेस को ले लेंगे तो आपको ये शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज वैसे ही समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये क्लास स्पेसिफिक शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज को लेकर कुछ 5-5, 10-10 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पर्याप्त मटेरियल हो, पर्याप्त पॉइंट्स हो जो आप एग्जाम में लिख सकें। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। हमने ये देखा है कि शिल्प के रूप में या उद्योग के रूप में क्या क्या हम इंपोर्ट करते थे, क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, किन तरीके के शिल्प जो है, उद्योग जो है वो चलते थे। सिक्के हम देख चुके हैं, कुषाणों के सिक्के, शकों के, सातवाहनों के सिक्के किस किस के बने होते, सोने, चांदी, शीशे के, तांबे के, मिश्रित धातुओं के। और हम धर्म भी जान चुके हैं कि धर्म यहाँ पर कौन सा चल रहा है। आप जानते हैं कि शुंग शासक जो है, पुष्यमित्र शुंग, उसने फिर से ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद सातवाहन शासकों के बारे में भी आप जानते हैं कि सातवाहन शासकों ने अपने आप को ब्राह्मण कहलवाया। उसके बाद आप समाज तो जानते ही हैं, समाज किस तरीके का यहाँ पे है। धार्मिक समाज है, व्यापारिक समाज है, और भी समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, व्यापारियों की स्थिति कैसी है। श्रेणी वर्ग हमें देखने को मिल जाता है जिनको गिल्ड बोलते हैं। उसकी वजह से हमें बैंकिंग और फाइनेंस जो इन्वायरमेंट है वो देखने को मिल जाता है। तो आज हमें बेसिकली शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेने हैं कि हमें ऐसे कौन से साक्ष्य मिलते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज में। सो लेट्स स्टार्ट विद शिल्प। शिल्प का बेसिकली जो मतलब होता है, पहले आप ये समझिए शिल्प का मतलब होता है, शिल्प का मतलब होता है क्राफ्ट। ठीक है। अब ये क्राफ्ट कई तरीके से होता है। एक होता है हैंडीक्राफ्ट, आपने सुना होगा ना, हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा क्राफ्ट, ऐसा शिल्प जो हाथ के द्वारा किया जा रहा है। साड़ी, कपड़े बनते हैं, वो जो कपड़ा बन रहा है वो भी एक क्राफ्ट है। तो शिल्प बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए, जब भी कोई वस्तु बनती है तो वो शिल्प की श्रेणी में, या शिल्प उसको कहा जाता है, क्राफ्ट उसको बोला जाता है, क्राफ्ट है वो। हमें क्राफ्ट से रिलेटेड क्या देखने को मिल जाता है, उद्योग से रिलेटेड हमें देखने को मिलता क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको ये पता ही है कि व्यापार हो रहा है मौर्योत्तर काल में, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मैटर है, पर्याप्त हमारे पास एविडेंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि व्यापार तो हो रहा था। अब व्यापारों से रिलेटेड हमारे पास क्या एविडेंस है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसको बोलते हैं महावस्तु। इसमें हमें 36 प्रकार के शिल्पों का जो जिक्र है वो मिल जाता है। और ये हमें राजगीर एक जगह है, राजगीर, इस जगह पर हमें केवल 36 प्रकार के जो शिल्प हैं, उद्योग हैं, वो तो सिर्फ इस महावस्तु में मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ शिल्पकार हैं, जो कुछ शिल्प करने वाले लोग हैं, वो नगरों में बसते थे, लेकिन इसके भी प्रमाण मिले हैं कि ये लोग विलेजेस में भी रहते थे, गांव में भी ये लोग बसते थे। और तो और इनके गांव बने होते थे, जैसे लकड़ी का काम करने वालों के अलग गांव होंगे, लोहे का काम करने वालों के अलग गांव होंगे, और नाव बनाने वालों के अलग, रस्सी बनाने वालों के अलग, इस तरीके के काम करने वालों की अलग अलग यूनियंस या अलग अलग शहर, अलग अलग उनके कस्बे बने हुए थे, उनके ऐसे कह लीजिए उनकी कॉलोनीज थी। ठीक है। तो हमें बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसमें हमें 60 प्रकार के शिल्पों का जिक्र मिल जाता है, 60 प्रकार के शिल्प। मिलिंद पन्हो आप जानते हैं, नागसेन और मिलिंद या मिलांडर जिसको बोलते हैं, उनके बीच हुए वार्तालाप को एक पुस्तक में पिरोया गया जिसे मिलिंद पन्हो बोलते हैं। इसमें हमें 60 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिल जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस समय शिल्प का जो विकास है वो एक उच्च स्थिति में था।
अच्छी स्थिति में हमें शिल्प का जो विकास है वो देखने को मिल जाता है। हमें संगम साहित्यों से भी बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो मिल जाते हैं। अब संगम साहित्य में हमें क्या देखने को मिल जाता है? आप जानते हैं कि संगम साहित्य में हमें कई सारे शिल्प मिल जाते हैं जिसमें ये ज़िक्र होता है कि हम लोग क्या-क्या इम्पोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते हैं और उन चीज़ों को बनाने वाले, उन वस्तुओं को बनाने वाले लोगों के ज़िक्र उसमें होते हैं। जैसे हम वहाँ से हाथी दाँत, मोती, इन सब की जो शिल्प है, कारीगरी है वो करते थे। ये हमें संगम साहित्य में मिल जाता है। उसके बाद हमें दानात्मक अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के शिल्पियों से दान का उल्लेख मिल जाता है। अब ये दानात्मक अभिलेख क्या है? आपको बताया था कि जो दानात्मक अभिलेख वो होते हैं जिसमें दान देने वाले की तारीफ लिखवाई जाती है। क्या लिखवाई जाती है? दान देने वाले की तारीफ, कि इस व्यक्ति ने इस संस्था को, इस मठ को ये दान दिया, इतना दान दिया और ये दान अब हमारे वेलफेयर में यूज हो रहा है। तो ऐसे जो अभिलेख होते हैं उनसे हमें शिल्पी द्वारा दान दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अब आप ये भी समझिए कि कोई भी व्यक्ति दान जब करेगा जब उसके पास पर्याप्त धन होगा। अरे किसी के पास धन है तभी तो वो दान करेगा, कोई गरीब क्यों दान करेगा? तो इससे हमें पता चलता है कि जो शिल्पियों की जो स्थिति है वो एक अच्छी अच्छी स्थिति थी और वो अमीर होते जा रहे थे। और अमीर तभी ही होगा कोई शिल्पी जब वो शिल्प को बेचेगा, शिल्प करेगा और अगर उसका शिल्प बिक रहा है तो इससे हमें पता लगता है बाजार अच्छे हैं। बाजार अच्छे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ विदेशी भी आते होंगे, क्योंकि विदेशी आ रहे हैं तभी तो इन चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो शिल्पी इन चीज़ों को बना रहा है, शिल्पी इन चीज़ों को बना रहा है तो ये चीज़ें बिक रही हैं। ये चीज़ें बिक रही हैं तो शिल्पी के पास धन आ रहा है और धन आ रहा है तो ये दान कर रहा है। उसके बाद हमें तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में भी विभिन्न प्रकार के शिल्पों के साक्ष्य मिल जाते हैं। हमें कई तरीके के शिल्पों का ज़िक्र यहाँ पे मिल जाता है। इंग्लिश में एक लिटरेरी सोर्स है जिसका नाम है गार्लैंड ऑफ मदुरई, और ये जो गार्लैंड ऑफ मदुरई है ये एक तमिल मूल ग्रंथ है, ठीक है? तो ये जो मूल ग्रंथ है इसमें हमें शिल्प और शिल्पियों संबंधी कई सारी जानकारी हमें इसमें मिल जाती है। हमें ये पता लग जाता है कि जुलाहे होते थे, बजाज होते थे, पुष्प उत्पादक होते थे, स्वर्णकार होते थे, ताम्रकार होते थे। इस तरीके के लोगों के हमें ज़िक्र मिल जाता है। फिर पहली जो बात हमने आपको बताई कि हमें तेलंगाना के करीमनगर स्थित एक गाँव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार और ऐसे ही कई और वर्ग हमें अलग-अलग ग्रुप्स में रहते हुए दिखाई दे जाते हैं। हमें कृषि मज़दूर और अन्य मज़दूर एक दूसरे जगह पर रहते थे, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं। सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न, इनका काम करने वाले हमें 8 तरीके के शिल्पों का हमें, या शिल्प जो है इस तरीके के 8 शिल्प हमें पता चलते हैं। कौन-कौन से? सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न, ऐसे हमें 8 शिल्पों के बारे में पता चलता है। उसके अलावा हमें पीतल, जस्ते के बारे में पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो शिल्प है, जो शिल्प कर्म है, ये बहुत उन्नत था। हमें हथियार मिल जाते हैं बहुत तरीके के, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, छुरी, काँटा और चम्मच जैसी चीज़ें और बर्तन, लोहे के बर्तन, इस्पात, ये सब रोम जाता था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो शिल्प है वो बहुत उन्नत व्यवस्था में था। हमें रंग, ये जो है ना रंग, इससे जुड़े हुए कई शिल्प देखने को मिल जाते हैं। हमें तिरुचिपल्ली में कई तरीके के हौज मिले हैं, हौज जिनको बोलते हैं ना, जो बड़े से हौज होते हैं जिनमें पानी भरते हैं, और वो हौज ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें रंग डाल के कपड़े रंगे जाते थे। क्या रंगे जाते थे? कपड़े रंगे जाते थे। हमें इस तरीके के कई सारे हौज मिले हैं जो ईंटों से बने हुए हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, जो शिल्प है, जो शिल्प उद्योग है वो बहुत उन्नत था। तो हमें क्या-क्या मिल रहा है? हमें पहले ये लिटरेरी सोर्सेस तो मिल ही गए। हमें तमिल ब्राह्मी लिटरेरी सोर्स मिल रहे हैं, हमें दानात्मक अभिलेख मिल रहे हैं, हमें संगम साहित्य से पता चल रहा है, हमें बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से पता चल रहा है, हमें मिलिंद पन्हों से पता चल रहा है। उसके बाद हमें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी पता चल रहा है। जो 5वां पॉइंट है वो है खनन और धातु उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था में था, और इसका साक्ष्य क्या है? पहले क्या है? माइनिंग और धातु उद्योग। तो इसके जो साक्ष्य हैं
वो ये है सिक्के का निर्माण और लोहे और इस्पात के बर्तन। तो सबसे पहले आप ये समझिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्के जो हैं, ये आप जानते हैं कि सोने के सिक्के यहाँ पे चलेंगे, चांदी के सिक्के यहाँ पे चल रहे हैं और तांबे के सिक्के यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद मिश्रित धातु के सिक्के हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें प्रोटीन के सिक्के देखने को मिल रहे हैं, हमें शीशे जिसे लेड बोलते हैं ना, लेड, हमें लेड के सिक्के देखने को मिल रहे हैं, हमें कांसे के सिक्के देखने को मिल रहे हैं। हमें इन तरीके के, इतने तरीके के हमें सिक्के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ तक भी हमें प्रमाण मिले हैं कि जो शिल्पी हैं, ये लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। क्या बना लेते? नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। सिक्के ढालने के कई तरह के सांचे हमें उत्तर भारत और दक्कन में मिले हैं। यानी सातवाहनों के जो सांचे हैं वो हमें मिले हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि एक सांचे में, मान लीजिए ये एक सांचा है और एक सांचे में हमें 6 सिक्के, एक बारी में 6 सिक्के हमें बनने के सांचा मिला है। ऐसा सांचा जिसमें एक बारी में 6 सिक्के बनते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, अब ये सांचे आप समझते हैं इनकी जो टेक्निक होती है वो कैसे काम करता है, इनका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। ये एक सांचा है, इसमें यहाँ पर छेद होगा, इसको फिर से ऊपर से एक ऐसे ढक्कन लगा देंगे, इसमें ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और फिर पिघली हुई धातु यहाँ से डालेंगे। ठीक है, पिघली हुई धातु यहाँ डालेंगे, वो धातु यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इन सांचों में जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद जब ये इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से सांचे जो बने हैं उसके अंदर धातु घुस चुकी है, और जो थोड़ा बहुत है ये एक्स्ट्रा निकाल देंगे और एक बार इसको सिक्के को निकालेंगे अच्छे से और फिर इसको पॉलिश वॉलिश करके इसको प्रयोग मतलब यूज करने लायक बना देंगे। हमें ऐसे सिक्के के प्रमाण मिल रहे हैं, ऐसे सांचों के प्रमाण मिल रहे हैं, हमें लोहे के बर्तन मिल रहे हैं, हमें इस्पात के बर्तन मिल रहे हैं, लोहे के बर्तन, छुरी, कांटे और चम्मच और भी तमाम बर्तन हमें जिक्र मिलता है, रोम जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस समय शिल्प उद्योग जो है बहुत उन्नत अवस्था में था। उसके बाद हमें वस्त्र निर्माण उद्योग का बारे में भी पता चलता है। मथुरा में एक कपड़ा है जिसको बोलते हैं शाटक। मथुरा इस शाटक के लिए बहुत मशहूर था और इस शाटक विदेश और भारत में हर जगह मंगाया जाता था। उरैयूर और मदुरई भी अपने कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। वस्त्र रंगाई हमने बताया, संबंधित इससे शिल्प उरैयूर और अरिक्मेडू में हमें मिले हैं। तेल से संबंधित शिल्प उद्योग यानी कोहलू, जो कोहलू होता है ना जिससे तेल निकाला जाता है, हमें कई तरीके के कोहलू मिले हैं और हमें तेल से संबंधित शिल्प उद्योग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मनके, चूड़ी, नाव, इस तरीके की कई, टेराकोटा यानी मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी से कुछ कुछ बनाना, इस तरीके की हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। हमें सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा, रत्न, कांसा, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुमार, और हमें जुलाहे, बजाज, पुष्प उत्पादक, स्वर्णकार, ताम्रकार, चर्मकार, इस तरीके से हमें बहुत सारे शिल्पियों के बारे में पता चलता है। हमें एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये भी जाननी है, हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मौर्य काल में बहुत सारा उद्योग था, उन्नत अवस्था में था और वहां पर मोनोपोली भी थी, मौर्य शासकों की मोनोपोली थी। उसके बाद हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हमें मौर्योत्तर काल में ये सब चीजें फिर से उन्नत अवस्था में देखने को मिल रही है और इस बार ये प्राइवेट लोगों के हाथ में। आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि यहाँ पे ना एक सिस्टम होता है, गिल्ड सिस्टम, श्रेणी। ये जो श्रेणियां हैं ये हमें यहाँ पर बहुत उन्नत अवस्था में देखने को मिल जाती है। हमें श्रेणियों के बारे में ये पता है कि ये जो श्रेणियां होती है ये एक तरीके से आप ऐसा कह लीजिए कि एक संगठन होता था। किसका संगठन? शिल्पियों का संगठन। हमें एक नाम और मिल जाता है, संघ, और ये संघ हमें व्यापारियों से रिलेटेड मिल जाता है जिसको हम निगम बोलते हैं। तो श्रेणी और निगमों की हमें कई सारी संख्या देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत सारे निगम देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे श्रेणियां हमें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले हमें मौर्य काल में भी इतनी श्रेणियां और ये जो निगम होते हैं देखने को नहीं मिल रही, यानी व्यापारियों के संघ और शिल्पियों के संगठन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो
संगठन है या फिर जो संघ है, आप इनको यूनियन की तरीके से देखिए। यूनियन यानी आप ये समझिए कि अगर किसी शिल्प में किसी व्यापारियों के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास संगठन है शिल्पियों के और हमारे पास संघ है व्यापारियों के थापलियार नाम के एक हिस्टोरियन है। इन्होंने श्रेणी व्यवस्था पर बहुत अच्छे से रिसर्च करी और इन्होंने हमें 3 तरीके के कंपोनेंट्स बताए हैं, 3 तरीके के तत्व बोल लीजिए आप, हमें वो बताएं। वो कंपोनेंट्स क्या है? ये बोलते हैं कि ये जो श्रेणी होती है ये 3 तरीके से डिवाइड थी। पहला ये बोलते हैं, एक थी आम सभा, आम सभा। दूसरा ये बोलते हैं कि एक श्रेणी प्रधानता, श्रेणी प्रधान। और तीसरा ये बोलते हैं कि एक कार्यकारी प्रधानता। ठीक है, कार्यकारी प्रधान। अब ये जो आम सभा है, ये जो आम सभा है इसको द जनरल असेंबली भी बोलते हैं, जनरल असेंबली। तो जो श्रेणी के सभी लोग इसमें सदस्य होते थे। और जो जातक कथा है ना, जातक कथा हम जानते हैं कि जो बुद्ध है उनके पिछले जन्मों की जो कहानियां उनको जातक कथाएं बोलते हैं। उसमें हमें 100 से 1000 सदस्यों की श्रेणी आम सभा के रूप में देखने को मिलती है। मतलब 100 से 1000 लोग इसमें आ रहे हैं, मेंबर्स हैं इस आम सभा में। तो आप समझ सकते हैं कि ये श्रेणी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये वाला, ये जो आम सभा है। उसके बाद श्रेणी प्रधान। तो जो श्रेणी प्रधान है इसको हम कई जगह पे जेठक के नाम से भी जानते हैं, जेठक। श्रेणी प्रधान का जो मुख्य काम होता था वो कई तरीके के जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सुलझाना होता था। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है कार्यकारी प्रधान। इसका काम होता था जो श्रेणी प्रधान है उसके साथ सहायता देना, उसको सहायता प्रदान करना। और हमें याज्ञवल्क्य स्मृति से भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमें इस कार्यकारी प्रधान के बारे में कई सारी बातें पता चल जाती है। हमें ये पता चलता है कि ये जो कार्यकारी अधिकारी होता है इसको चरित्रवान होना चाहिए, लालच से मुक्त होना चाहिए और वेदों का इसको ज्ञान होना चाहिए। हमें ऐसे कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। हमें श्रेणियों के बारे में ये भी पता चलता है कि जो श्रेणी होती थी ये वित्त यानी फाइनेंस और बैंकिंग इन सब कामों में रहते थे, लीन थे। यानी ये लोगों का पैसा जमा करते थे, उनको ब्याज देते थे और उस ब्याज को फिर वेलफेयर के कामों में लगाते थे। गिल्ड के बारे में हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप गिल्ड के बारे में वहां पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि रेफरेंस आ रहा था, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने अभी क्या देखा, हमने शिल्प देख लिए मौर्योत्तर काल में। शिल्प के बारे में हमें लिटरेरी सोर्सेज में महावस्तु, संगम साहित्य, दानात्मक अभिलेख, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में पता चल जाता है। उसके बाद हमें पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें सिक्कों के जो साँचे हैं वो पता चलते हैं, बर्तन हैं हमें वो पता चलते हैं। मथुरा में हमें शाटक नाम का वस्त्र मिलता है, उरैयूर, मदुरई, वस्त्र रंगाई से संबंधित शिल्प उरैयूर और अरिकमेडु, तेल से संबंधित शिल्प हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मनके, चूड़ी, ये सब चीजें हमें मिलती है जिससे हम बोल सकते हैं कि शिल्प बहुत उन्नत अवस्था में था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के सिक्के। मौर्योत्तर काल के सिक्कों के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये सिक्के हैं ये एक महत्वपूर्ण शिल्प था और सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे मतलब लेड और प्रोटीन, मिश्रित धातु, हमें इन सब जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, इसके हमें सिक्के देखने को मिल जाते हैं। हमें जो रोम के जो नकली सिक्के हैं वो भी मिले हैं। यानी ऐसा पता चलता है कि जो शिल्पी हैं ये रोम के नकली सिक्के बना लेते थे और उससे फिर व्यापार करते थे। हमें 6 सिक्के एक बार में बन जाए ऐसा सांचा भी प्राप्त हुआ है। हमें भारत के विभिन्न हिस्सों से इस काल के अत्यधिक सिक्के प्राप्त हुए। किस काल के? पोस्ट मौर्यन, मौर्योत्तर काल के बहुत सारे सिक्के हमें प्राप्त हुए, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सिक्के हैं वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें इसी काल में सिक्कों पर देवी, देवता, राजा
या शासक सम्राट के चित्र भी देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग डेट्स देखने को मिल जाती है इसी काल में। इससे पहले हमें सिक्के तो मिले हैं, लेकिन उस पे किसी राजा का जिक्र हो, किसी शासक का चित्र हो, ऐसा हमें नहीं मिलता। सिक्के मिलते हैं लेकिन, ठीक है। तो हमें इस समय सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हमें मिलते हैं। मिश्रित धातु के सिक्के बहुत सारे मिले हैं हमें, मिश्रित धातु के सिक्के। और आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि सिक्के यहाँ पर बहुत सारे लोग बना रहे थे। कौन कौन बना रहे थे? सबसे पहले सिक्के किस राज्यों द्वारा जारी किए गए, श्रेणियों द्वारा जारी किए गए, शहरों द्वारा जारी किए गए। और शहर मतलब नगर प्रशासन, ठीक है। तो नगर प्रशासन द्वारा हमें सिक्के जारी किए गए ऐसे मिलते हैं। विदेशियों द्वारा हमें सिक्के जारी किए गए प्रमाण मिलते हैं। तो राज्यों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए वो हमें बड़े राज्य जैसे शक, कुषाण, सातवाहन, इनके द्वारा सिक्के जारी किए हम जानते हैं। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, शीशे के सिक्के। हमें छोटे भारतीय राज्यों द्वारा जैसे नागवंश जो कि मध्य प्रदेश का, और यवधे, ये यवधे को कई कई योद्धे भी बोलते हैं, योद्धे, ये पूर्वी राजस्थान का एक वंश है। इनके सिक्के, चोल, चेर, पांड्यों के सिक्के हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें गिल्ड्स द्वारा भी सिक्के देखने को मिल जाते हैं। श्रेणियों द्वारा हमें ऐसे सिक्के मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये खास श्रेणी के सिक्के हैं। यानी मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करने वाली श्रेणी है, उस श्रेणी ने लोहे के काम करने वाले श्रेणियों के साथ अपने व्यापार को अदला बदली करने के लिए अपने सिक्के चलाए, तो उन्हीं को बोलते हैं श्रेणियों द्वारा जारी किए गए सिक्के। हमें शहरों द्वारा सिक्के जारी किए गए ऐसे मिलते हैं, जैसे वाराणसी, तक्षशिला। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि सिक्कों पर ना वाराणसी या तक्षशिला का हमें नाम अंकित दिख जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नगर प्रशासन द्वारा बनाए गए होंगे। आज भी आप जानते हैं कि जब सिक्का बनता है तो भारत में 4 जगह सिक्का बनता है। उसमें से हर एक जो सिक्का बनाने वाली क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं टकसाल, वो अपने सिक्कों पे कुछ अंग छोड़ते हैं। कोई डॉट छोड़ता है, कोई ट्रायंगल छोड़ता है, कोई गोला छोड़ता है, कोई स्टार छोड़ता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो सिक्का कहाँ निर्मित हुआ होगा, नोएडा में, मुंबई में, इस तरीके से। तो ऐसे ही ये वाराणसी, तक्षशिला का जब नाम हमें सिक्कों पर मिल रहा है, तो जिससे हमें पता चलता है कि नगर प्रशासन द्वारा ये सिक्के जारी किए गए होंगे। विदेशियों द्वारा भी हमें सिक्के यहाँ पर जारी, मतलब विदेशी द्वारा भी सिक्के जारी किए गए, ऐसे हमें कई सारे प्रमाण मिल जाते हैं। मौर्योत्तर काल में जितने भी सिक्के हैं, ये अलग अलग मूल वर्ग के सिक्के थे। मूल्य वर्ग, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 रुपए का भी सिक्का है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी, हर तरीके के सिक्के हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो छोटे सिक्के हैं ये कम मूल्य के हैं, वो तांबे, शीशे, प्रोटीन आदि के सिक्के। और जो ज्यादा मूल्य के सिक्के हैं वो चांदी, सोना, इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है, ये ज्यादा मूल्य के सिक्के। और आपको ये भी समझना है कि हर तरीके के शिल्प में मुद्रा का चलन था, यानी जितनी भी चीजें खरीदी जा रही हैं वो सब की सब सिक्कों से ही खरीदी जाती थी, सिक्के देकर ही खरीदी जाती थी। एक कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण अथवा मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था, क्योंकि हमें हर शिल्प में जो मुद्रा एक्सचेंज है वो देखने को मिल रहा है। अब हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, और अगर हम धर्म और समाज को भी पढ़ेंगे तो ये क्लास और लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी क्लास। आज हमने शिल्प और सिक्के देख लिए। अब हम अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में, हम धर्म और समाज को बहुत अच्छे से देख लेंगे। वो क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, शिल्प और सिक्के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।